नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां के नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र के सोनारडीह गांव में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प हो गई। झड़प की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस को भी यहां पर करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस गांव पहुंची, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस को ग्रामीणों ने छोड़ा। बताया ये जा रहा है कि गांव में ही अंतर जातीय प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में पिछले कई महीनों से लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से देर शाम दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ था। इसी दौरान पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची थी, तभी उग्र ग्रामीणों ने पुलिस को यहां पर बंधक बना लिया था। जी, प्रशासन से भी कहना है, आप जितने भी यहाँ हम सब है, हम सबको कहना है कि यहाँ सही सलामत से लड़का हम लोग को दिखा दे और दिखा के यहाँ से फिर प्रशासन अपना कानून कार्रवाई के साथ में ले जाए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ आप लड़का को यहाँ बुलवा लीजिए और बास्की यादव को भी बुलवाइए। ये लड़का की माँ और लड़की के भाई धनबाद गया, लोकल पुलिस को खबर नहीं किया। वो तो दोपहर में हम लोग आए, तब पता चला गया है कि धनबाद गया है। लोग फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ कर दे रहा है। अपने से पकड़ा कि वहाँ का स्थानीय पुलिस न वहाँ के पुलिस धनबाद पुलिस पकड़ी। और रांची में रिम्स के सिक्योरिटी गार्ड और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस मारपीट में एमबीबीएस के छात्र भी शामिल थे। आप साफ तौर पर देखिए कैसे लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। वहीं इस मामले पर रिम्स प्रबंधन का ये कहना है कि हॉस्टल नंबर 6 के पास लगातार छिनतई और चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद गाड़ी से आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन राहगीर नहीं मान रहे थे। फिर कुछ स्थानीय लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मारपीट में कोई भी मेडिकल छात्र शामिल नहीं है। और गढ़वा अब नशे के सौदागरों का ठिकाना बनता जा रहा है। इस साल गढ़वा में सुखाड़ के चलते किसान जो है वो बिल्कुल परेशान है। इसी का फायदा उठाकर नशे के सौदागर जिले के किसानों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे अफीम की खेती करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा से सटे इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। धुर्की थाना क्षेत्र के इसी झरवा पहाड़ से तराई में 1.5 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी, इसकी सूचना मिली, तो तुरंत सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया है। फिलहाल पुलिस खेती को नष्ट करने के बाद नशे के सौदागरों की शिनाख्त करने में जुट गई है। सूचना के आलोक में सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी थाना प्रभारी के साथ उस स्थल पर आया गया। आने पर देखा गया कि यहाँ पर लगभग 1 एकड़ ज़मीन पे अफीम की खेती की जा रही है। अभी ज़मीन के मालिकाना स्वामित्व को लेकर सत्यापन किया जा रहा है कि किसका ज़मीन है और किसके द्वारा लगाया गया है, और इस पे जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, उत्पाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस देने की कवायद रामगढ़ में शुरू की है। इसके तहत निजी आवास, धर्मशाला और मैरिज हॉल में अस्थायी बार खोलने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। उत्पाद विभाग द्वारा अस्थायी बार का प्रावधान किया गया है। किसी भी शादी भवन, धर्मशाला या अपना निजी घर में इसकी अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10 बार तक प्रतिदिन 10,000 के दर से अनुज्ञप्ति शुल्क लगेगा। 10 बार से ज़्यादा 25,000 रुपया प्रतिदिन की दर से एक वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा। उत्पाद विभाग अपनी आय बढ़ाने को लेकर नई कवायद शुरू कर रही है। दरअसल निजी बार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस ले सकता है। उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार अनुज्ञप्ति लेने के लिए 10,000 रुपये और 10 बार से अधिक लेने के लिए 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर अस्थायी रूप से अनुज्ञप्ति दी जाएगी, यानी लाइसेंस दी जाएगी। वहाँ पर आप बार खोल सकेंगे, यानी कि निजी घरों में समेत मैरिज हॉल, धर्मशाला और दूसरे जगहों पर भी
बार खोल करके आप वहाँ पर शराब का सेवन कर सकते हैं, करा सकते हैं। कुछ की जो गली मोहल्ले में लाइसेंस देने का बात हो रहा है, इस पर सरकार को एक बार विचार करना होगा, नहीं तो यहाँ पर युवा जो नशा का शिकार हो रहे हैं उनमें संख्या और बढ़ेगी। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार में अगर उसका लाइसेंस लेना है, एक बार के लिए 10,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से फीस है, और अगर 10 बार से ज़्यादा इसका लेना है तो प्रतिदिन 25,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर शुल्क जो है यहाँ पर उत्पाद विभाग में जमा करके ऑनलाइन जो है इसकी सेवा ली जा सकेगी। यानी उत्पाद विभाग अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए अब गली मोहल्ले में भी निजी बार की व्यवस्था की खोलने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गिरिडीह के मधुबन से नक्सलियों के कद्दावर नेता कृष्णा हासंदा की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए नक्सलियों ने 22 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेलवा घाटी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले अति नक्सल प्रभावित इलाका भेलवा घाटी के गुनियाथर पंचायत के धरपहरी, जो झारखंड और बिहार का सीमावर्ती इलाका है और कई मायनों से ये अति नक्सल प्रभावित इलाका है और इसके वजह से यह सेंसिटिव जोन भी कहा जाता है। जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव है और नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जब से यहाँ पे पिकेटिंग बनाया गया है तब से कहीं ना कहीं नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है और नक्सलियों का कमर भी टूटा है। लेकिन वहीं इसमें लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे कृष्णा हांसदा जो भाकपा माओवादी के कद्दावर नेता थे, उसे मधुबन से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भाकपा माओवादी ने 22 जनवरी को झारखंड का बंद आह्वान किया है। इसे देखते हुए नक्सलियों के इस आह्वान के बाद गिरिडीह पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जितने भी थाना है, जितने भी सीमावर्ती इलाका है, खास करके उन्हें अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। हाँ, ऊपर से आया है। अब यहाँ से आज फोन किए थे, वहाँ से आज फोन किए हैं 12 बजे और बटालियन से फोन आया है कि आप सतर्क रहिए, 22 तारीख के माओवादी की बंदी है। हम पूरा तैयारी हालत में है ना, यहाँ पर सब चौकस रहता है। आपको दिखा रहे हैं कि गिरिडीह के जो नक्सल प्रभावित अति नक्सल प्रभावित इलाका जो भेलवा घाटी है, यहाँ से कई वर्ष पहले यहाँ पे नक्सलियों ने एक नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसके बाद यहाँ पे सीआरपीएफ कमांडेड स्थानीय थाना और पिकेटिंग बनाया गया ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए और यहाँ के जो स्थानीय सिविलियन है, यहाँ की जो जनता है, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्पन्न किया जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची के इटकी थाना के गढ़गांव पुल के पास सड़क निर्माण में लगे एक रोलर को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया है। साथ ही कंपनी के गार्ड को भी हथियार दिखाकर उसका फोन भी लूट लिया गया है। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी, सड़क निर्माण में रोलर लगा था जिसे अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि आग को बुझा लिया गया है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। पलामू में पत्थर माफिया के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्बल पत्थर और स्टोन चिप्स पत्थर का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। जिला खनन पदाधिकारी ने सतबरवा के बकोरिया गांव में इसकी कार्रवाई की। भारी मात्रा में पत्थर और मार्बल स्टोन को जब्त किया गया। हालांकि खनन विभाग की टीम को देखकर खनन माफिया फरार हो गए। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी यहां पर दर्ज की गई है। जमशेदपुर के शूटिंग रेंज में रात के अंधेरे में रंगीन महफिल सजती है। इसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राइफल एसोसिएशन के सदस्य ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ डर्टी डांस करते नजर आ रहे हैं। डीजे पर बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं और उसकी धुन पर राइफल एसोसिएशन के सदस्य मौज मस्ती किए जा रहे हैं। इसी शूटिंग रेंज में दिन के उजाले में झारखंड के निशानेबाज कड़ी प्रैक्टिस करते हैं, पदक जीतने का सपना देखते हैं और उस सपने के लिए सुबह से शाम तक लक्ष्य पर निशाना साधने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसी शूटिंग रेंज में रात का नजारा बदला बदला सा होता है, जब खेल और खिलाड़ियों के हित की बजाय राइफल एसोसिएशन के ये सदस्य फुल मूड में मस्ती में नजर आते हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद एसोसिएशन के सदस्य का ये कहना है कि ये वीडियो 2014 का है, जो अभी जाकर
वायरल हो रहा है। और रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। यहां 31 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है, जबकि यूपीए और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रामगढ़ उपचुनाव का बिगुल बजते ही कोयलांचल में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर उफान पर है। यूपीए के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली जनता की अदालत में दस्तक देने लगी है। एनडीए इस बार गठबंधन सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो यूपीए 1932 के खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर रामगढ़ की जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस दोनों मुद्दों का यदि इस पर फायदा आने की बात है, चुनाव मुद्दा बनेगा तो हमारे पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आंदोलन और गोला गोली कांड में एमपी एमएलए कोर्ट में सजा मिलने से रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता चली गई थी। इसलिए यहां उपचुनाव कराने की घोषणा की गई, जिसका नॉमिनेशन 31 जनवरी से शुरू होगा, जबकि 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपीए की ओर से खतियान और ओबीसी को मुद्दा बनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो एनडीए उसकी हवा निकालने की जी तोड़ कोशिश में जुटी है। आप तो भेज दिए केंद्र के पास, लागू तो आपको यहाँ धरातल पर झारखंड में करना चाहिए था, तो आप तो भेज दिए केंद्र के पास। तो आम जनता को सोचना चाहिए कि भाई इससे फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि यह सिर्फ आई वास है। तो जनता भी सब समझती है, ऐसा बात नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में ये 5वां उपचुनाव होगा। इससे पहले हुए दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर उपचुनाव में महागठबंधन को जोरदार जीत मिल चुकी है। अब बारी रामगढ़ उपचुनाव की है, जहां पुराना इतिहास जारी रहेगा या कोई नया इतिहास बनेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी जल्द ही करने वाली है। रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस की कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। उचित समय आते ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के चलते रामगढ़ में उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें यूपीए की ओर से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा। देखिए, उम्मीदवार निश्चित रूप से कांग्रेस का होगा, गठबंधन का होगा, और जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा होगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, चुनाव होता है तो सभी लोग अपने अपनी तरफ से क्लेम करते हैं और सभी को अपनी भावनाओं से पार्टी को अवगत कराने का पूरा हक है। कोई तानाशाह पार्टी में नहीं है, कोई आजसू में नहीं है कि जो कह दिया सो उसको भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। हम उम्मीदवार तय करेंगे, पूरी सोच समझ के साथ करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगा। गुमला के रायकेरा बांधडीपा गांव में बीती रात 4 जंगली हाथियों ने फिर से जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने लगभग 6 किसानों के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। पिछले 20 दिनों से जंगली हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड के कई इलाकों में घूम रहा है, यहां पर उत्पात मचा रहा है। हाथी आए दिन ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ दे रहे हैं। गजराज के आतंक से परेशान ग्रामीण रात भर रतजग्गा करने को इस वक्त मजबूर हैं। गांव के लोग वन विभाग को लेकर काफी आक्रोशित हैं। बार बार मांग करने के बावजूद भी अब तक वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन वन विभाग को सफलता नहीं मिल पाई है। और सबसे लंबा नदी क्रुज एमवी गंगा विलास कल देर शाम साहिबगंज पहुंचा। पुरानी साहिबगंज घाट में क्रुज को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। क्रुज 51 दिनों में सफर पर है
और डिब्रूगढ़ उसका अंतिम पड़ाव होगा। क्रूज पर सवार सभी पर्यटकों ने घाट पर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घाट पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन क्रूज यहां नहीं रुकी और साहिबगंज, पुरानी गंगा घाट और चानन घाट को पार करते हुए आगे चली गई। फिलहाल क्रूज का पड़ाव समदा घाट के पास है। आज सुबह पर्यटकों का जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। और बोकारो नदी ठंड की वजह से सूख चुकी है। इस वजह से गोमिया और पलिहारी गुरुडी पंचायत के लोगों के सामने पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। विभाग और जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से कोनार नदी से पेयजल आपूर्ति की मांग की है। पानी का सप्लाई भी हो रहा है, परंतु नदी का दशा बहुत खराब है। यहाँ ठंड के महीने में ही बोकारो नदी का पानी सूख गया, आप देख रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह से पानी जो है सो उचित तरीके से सप्लाई ग्रामीणों को हम नहीं कर पा रहे हैं। और रांची की 30% आबादी की प्यास बुझाने वाले कांके डैम की जलापूर्ति पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। कांके डैम के चारों तरफ बसे मोहल्ले के लोग दूषित पेयजल सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांके डैम के चारों ओर बसी घनी आबादी वाले मोहल्लों का गंदा पानी कांके डैम में ही मिल रहा है। कांके डैम से वीआईपी इलाकों जैसे राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों और विधायकों के आवास पर भी जलापूर्ति की जाती है, लेकिन पानी इतना दूषित है कि वह पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पीने लायक तो पानी नहीं है, देख ही रहे हैं आप, इसका कलर कैसा है, एकदम येलो है ये पानी, एकदम मतलब क्या बोले इसको, हम लोग मजबूरी में यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई उपाय तो है नहीं मेरे पास, यही मिलता है पानी, तो इसी को एकदम मतलब आज तो इत्तेफाक से थोड़ा साफ भी दिख रहा, नहीं तो पूरा ग्रीन आता है ये पानी। मजबूरी में हम लोग सुथौल या डेटोल डाल के इसको यूज करते हैं पानी नहाने के लिए, और हम लोग इसको पीते नहीं है, पीने के लिए बाहर से लाते हैं पानी। कोई मेंटेनेंस नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का जो नाली है वो नाली आपको दिख नहीं रहा है। माने इसमें क्या है कि आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। अगर मेंटेनेंस किए रहते तो ये असुविधा नहीं होती। राजधानी रांची की 30% आबादी को पानी पिलाने वाली कांके डैम की स्थिति क्या है, हम आपको दिखलाते हैं। कांके डैम से तमाम वीआईपी इलाके में जलापूर्ति की जाती है, लेकिन जितने भी आसपास रिहायशी इलाके बसे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, तमाम नालों का पानी सीधे कांके डैम की ओर जा रहा है। ये तमाम जो आप गंदगी देख रहे हैं, ये फ्लैट या हो, अपार्टमेंट हो या मोहल्ले का पानी जो है, जो घरों से निकला है, और ये गंदा पानी सीधे कांके डैम में जाकर मिल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लोग जो 30% आबादी दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। कांके डैम में जो इसका फिल्टर भी किया जा रहा है, तो फिल्टर करने में भी काफी मेहनत आ रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। ये जो गंदा पानी जा रहा है, तो क्या ये सीधे घरों में भी आ रहा है? हाँ, सब सीधे घरे में भी आ रहा है। यहाँ तो हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन इतना गंद आता है, बहुत गंदा पानी आता है इसमें। तो आप लोग के घर में जो पानी सप्लाई होता है, क्या फिल्टर तो होता ही है पानी? फिल्टर तो सवाल ही नहीं होता है, वो फिल्टर होना भी बेकार है। पूरा का पूरा उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा सब आता है, और इतना गंदा पानी अंदर जाएगा तो वाकई है कि डैम तो पूरी तरह से दूषित होगा ही। पानी तो फिल्टर होता होगा ना, फिल्टर होकर ही घरों में जाता है। ये तो फिल्टर होता है, मगर फिल्टर होना बेकार है। वो कीड़ा मकोड़ा सब आता ही रहता है, वो बेकार हो गया। इतना दूषित हो गया ना पूरा शहर का पानी जो घुस रहा है इसके अंदर में, तो उसमें तो कुछ चांस ही नहीं है। आप लोग कभी इसको लेकर के कांके डैम से जहाँ जलापूर्ति होती है वहाँ कहें, या फिर कहें कि निगम या पीएचडी विभाग, कहीं भी आप लोगों ने दर्ज कराई शिकायत? विगत लगातार 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक से लेके सभी जगह हम लोग समय समय पे, यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी बुलाए हैं, लेकिन इस पर जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाया आज तक कभी भी, सिर्फ कागज में ही रह जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस कांके डैम के बारे में कहा जाता है कि कांके डैम से जलापूर्ति जो होती है, स्वच्छ जलापूर्ति होती है। वीआईपी इलाकों में, खासकर राजभवन की बात करें, बगल में सीएम हाउस है, तमाम जगहों पर यहाँ पर जलापूर्ति यहाँ से की जाती है। लेकिन असलियत कहाँ है, कहाँ का पानी कहाँ जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के कड़कनाथ मुर्गे अब बाजार में बिकने को तैयार हैं। हालांकि इस बार धोनी के कड़कनाथ का स्वाद लेने के लिए लोगों को फार्म हाउस आना होगा, क्योंकि कड़कनाथ को इस बार सीधे बाजार में नहीं बेचा जाएगा। फार्म हाउस में तैयार हो चुके ये कड़कनाथ 1 से 1.5 किलो के बीच के हैं और इनकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। आपको ये भी बताते चले कि धोनी ने कड़कनाथ के 2000 चूजों को मध्य प्रदेश के झाबुआ से मंगाया था। इन चूजों की देखभाल के लिए एक एक्सपर्ट की टीम यहां पर लगाई गई है। बताते चले आपको कि कड़कनाथ के मांस में फैट की मात्रा काफी कम होती है और ये काफी हेल्दी भी होता है, इसलिए बाजार में इनकी काफी डिमांड होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर